Bismillahirrahmanirrahim. Electron microscopy. The upper limit to the magnification possible with an optical microscope is approximately 2000. यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स की जो मैग्नीफिकेशन है वो 2000 है। 2000 तक आप उसके इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। Consequently, some structural elements are too small to permit observations using optical microscope। लिहाजा कहता है कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इतने शॉर्ट हैं कि अगर उनको 2000 टाइम्स भी बड़ा करके देख लिया जाए तो फिर भी हमें कुछ नज़र नहीं आता। लिहाजा कहता है कि अंडर सच सर्कमस्टांसेस द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ कैपेबल ऑफ मच हायर मैग्नीफिकेशन मे बी एम्प्लॉयड। माइक्रोस्कोप की जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है वो 2000 टाइम्स तक जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स इतने छोटे होते हैं कि अगर उनको 2000 टाइम्स बड़ा करके भी देख लिया जाए तब भी वो नज़र नहीं आते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाए, क्योंकि उसकी जो मैग्नीफिकेशन है उससे कहीं ज़्यादा होती है, शायद 1,00,000 गुना ज़्यादा है। An image of the structure under investigation is formed using beam of electrons instead of लाइट रेडिएशंस। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर लाइट रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं, अब इसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स अ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बिकम वेव लाइक हैविंग ए वेवलेंथ दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। ये आपको पता है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है हाई वेलोसिटी के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, जिस तरह डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो अटैच हो जाती है। तो उस पार्टिकल की स्पीड जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो उसकी जो वेवलेंथ है उसकी स्पीड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी। तो वो पार्टिकल जितना ज़्यादा तेज़ चलेगा उसकी वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होती जाएगी। तो हर मूविंग पार्ट के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी। व्हेन एक्सेलरेटेड अक्रॉस लार्ज वोल्टेजेस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड टू हैव वेवलेंथ ऑन द ऑर्डर ऑफ 0.003 नैनोमीटर या 3 पिकोमीटर। तो अगर एक हाई वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाए तो उनकी वेवलेंथ 0.003 नैनोमीटर तक जा सकती है। हाई मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ दीज माइक्रोस्कोप्स आर कंसिक्वेंसेस ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। तो असल जो पीछे इसके गेम चल रही है वो है जी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में कहता है कि इलेक्ट्रॉन बीम है बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करती है, तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट हो जाती है। तो उसकी शॉर्ट वेवलेंथ के नतीजे में मैग्नीफिकेशन भी हाई हो गई है और साथ में जो रिजॉल्विंग पावर है वो भी हाई हो गई है। द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ फोकस्ड एंड इमेज फॉर्म्ड विद मैग्नेटिक लेंसेज। पहली ऑप्टिकल रेडिएशंस थी, ऑप्टिकल रेडिएशंस के लिए लेंसेज यूज़ होते थे, मिरर यूज़ हो रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम के लिए लेंसेज और मिरर की बजाय मैग्नेटिक लेंसेज यूज़ होंगे जो बीम को डिफ्लेक्ट कर सकेंगे और फोकस कर सकेंगे। अदरवाइज द ज्योमेट्री ऑफ द माइक्रोस्कोप कंपोनेंट इज़ इसेंशली द सेम एज विद द ऑप्टिकल सिस्टम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तरह ही है, सारी ज्योमेट्री इसके साथ मिलती जुलती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसके जो लेंसेज हैं वो डिफरेंट है, वहाँ पे लाइट रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ हो रही है और साथ में मैग्नेटिक लेंसेज हैं। बाकी सारा प्रोसीजर वही होगा। बोथ ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन बीम मोड्स ऑफ द ऑपरेशन आर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दोनों तरह के मोड होंगे। जिस तरह ऑप्टिकल में दोनों तरह के मोड हैं, इसमें रिफ्लेक्शन मोड भी होगा और ट्रांसमिशन मोड भी होगा, और इसके अंदर भी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन मोड दोनों होंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम क्या बना सकते हैं, हम एक डिवाइस बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सरफेस ऑफ ए स्पेसिमेन टू बी एग्जामिन्ड इज स्कैन्ड विद इलेक्ट्रॉन बीम।
तो जिस सरफेस को अपने स्कैन करना है स्पेसिमेन की, सैंपल की, तो उसे इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करेगी और इसमें रिफ्लेक्टेड बीम होगी और बैक स्कैटर्ड होगी। ये दोनों तरह की बीम्स होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करती है तो वहाँ पे एक रिफ्लेक्टर होते हैं, एक बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो दोनों होते हैं, वो दोनों कलेक्ट करके द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ कलेक्टेड एंड देन डिस्प्लेड एट द सेम स्कैनिंग रेट ऑन कैथोड रे ट्यूब। तो इसका जो इमेज है वो CRT ट्यूब के ऊपर नज़र आता है। आप उसका डिजिटल इमेज ले सकते हैं। और इमेज कैसे बनेगा? रिफ्लेक्टेड और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन से। द इमेज ऑन द स्क्रीन विच मे बी फोटोग्राफ्ड रिप्रेजेंट द सरफेस फीचर्स ऑफ द स्पेसिमेन। ज़ाहिर वही जो बैक स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड बीम का जो इमेज है वो जो स्क्रीन पे बनता है वो स्पेसिमेन के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। वो उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर्स को रिवील करेगा, माइक्रो स्ट्रक्चर्स उसके दिखाएगा। द सरफेस मे और मे नॉट बी पॉलिश्ड एंड एज्ड। ठीक है, सम टाइम सरफेस को प्रिपेयर किया जाता है, सम टाइम नहीं भी किया जाता है। एंड इट मस्ट बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। ठीक है, इसकी शर्त ये है कि सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो, चाहे वो पॉलिश हो ना हो, चाहे वो एच्ड हो ना हो, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगी। और वो मटेरियल, वो स्पेसिमेन जो कंडक्टिव नहीं है, उनके ऊपर एक मेटालिक सरफेस कोटिंग की जाती है, गोल्ड कोटिंग की जाती है। ठीक है, ये कार्बन कोटिंग की जाती है। इसके लिए स्पिन कोटर मौजूद होते हैं। ठीक है, जहाँ पे सैम मशीन्स पड़ी हुई हैं वहाँ पे स्पिन कोटर भी होते हैं। जब हम उनको सैंपल देते हैं कि आप इनकी सैम इमेजेस हमें दें, तो वो हमसे पूछ लेते हैं कि आपका जो सैंपल है वो कंडक्टिव है या नॉन कंडक्टिव है। अगर कंडक्टिव हो तो फिर उसको पॉलिश, फिर उसको मेटालिक कोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। और अगर वो नॉन कंडक्टिव है, जिस तरह पॉलीमर्स हैं, बहुत सारे पॉलीमर नॉन कंडक्टिव हैं, जिस तरह PVA है, तो जब हम इसका इमेज लेते हैं, सैम इमेज लेते हैं, तो इसको लाजमी तौर पे गोल्ड कोटिंग करते हैं या फिर कार्बन कोटिंग करते हैं। ए वेरी थिन मेटालिक सरफेस कोटिंग मस्ट बी अप्लाइड टू नॉन कंडक्टिव मटेरियल। तो स्पिन कोटर होते हैं, तो स्पिन कोटर उसके ऊपर हल्की सी नैनोमीटर थिक सरफेस जो है वो कोट कर देते हैं कंडक्टिव मटेरियल्स की। मैग्नीफिकेशंस रेंजिंग फ्रॉम 10 टू इन एक्सेस ऑफ 50,000 आर पॉसिबल। तो वो तो ऑप्टिकल में तो सिर्फ 2000 तक मैग्नीफिकेशन हो सकती थी, लेकिन सैम के अंदर 50,000 तक उसकी मैग्नीफिकेशन हो सकेगी। एसेसरी इक्विपमेंट परमिट क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ वेरी लोकलाइज सरफेस एरिया। तो सैम माइक्रोग्राफ से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकते हैं। सैम माइक्रोग्राफ से क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव, नॉट फुली क्वांटिटेटिव बट सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम टेम कहते हैं। तो टेम की जो मैग्नीफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लिखी है 10,100,000 तक, 10 लाख गुना। वो तो 50,000 तक थी सैम की, और ये है जी 10,100,000 तक जाएगी, 10 लाख गुना तक जाएगी। द इमेज सीन विद टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ फॉर्म्ड बाई इलेक्ट्रॉन बीम देन पासिस थ्रू दिस स्पेसिमेन। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है कि ये भी इलेक्ट्रॉन बीम से ही चलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम आप स्पेसिमेन में से गुजर जाएगी। पहली तो रिफ्लेक्शन मोड के ऊपर चल रही थी और उसमें स्कैटर्ड और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इमेज बना रहे थे, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास कर जाएगी, पास थ्रू हो जाएगी। तो अगर पास हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही थिन किस्म का स्पेसिमेन या सैंपल आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट गुजर जाए। कंट्रास्ट इन द इमेज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंस इन द बीम स्कैटरिंग और डाइफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर्स आर डिफेक्ट्स। तो इसमें कहता है जो इमेज कंट्रास्ट बनता है उसमें वो बनेगा या तो बीम स्कैटरिंग से बनेगा या डाइफ्रैक्शन प्रोसेस से होगा, डाइफ्रैक्शन प्रोसीजर से होगा, जो कि डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर या डिफेक्ट्स के दरमियान बनेगा। कहता है बिकॉज
solid materials are highly absorptive to electron beam. सॉलिड मटीरियल इलेक्ट्रॉन बीम को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चूँकि कहता है कि सॉलिड मटीरियल्स इलेक्ट्रॉन बीम के लिए बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बटिव हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेसिमेन टू बी एग्जामिन्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी थिन फॉयल। स्पेसिमेन को आपने कैसे बनाना है, बहुत ही थिन फॉयल बनानी है, बहुत ही थिन आपने बनाना है। दिस इंश्योर्स ट्रांसमिशन थ्रू द स्पेसिमेन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम। इतना थिन आपने स्पेसिमेन बनाना है कि इसमें बीम का कोई पार्ट, इंसिडेंट बीम का कुछ पार्ट उसमें से गुजर जाए। टू व्यू द इमेज, ट्रांसमिटेड बीम इज़ प्रोजेक्टेड ऑन ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन और ए फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है। मैग्नीफिकेशन अप्रोचिंग 10,100,000 आर पॉसिबल विद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विच इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू स्टडी डिसलोकेशन को स्टडी करने के लिए टेम ही इस्तेमाल होगी। इसमें स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी है, ये डिफरेंट टेक्निक है जिसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन उससे कहीं ज़्यादा होगी और इसका जो प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल ज़्यादा होगा, बहुत डिफरेंट होगा। इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऑप्टिकल से मिलती जुलती हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई, वो उसके साथ मिलती जुलती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बजाय, विजिबल लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन बीम गुजार दी, फिर उसको रिफ्लेक्शन मोड के ऊपर चला लिया, फिर उसको ट्रांसमिशन में चला लिया। ठीक है। अब ये बिल्कुल डिफरेंट इसका प्रोसीजर है, इसके जो थॉट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप्स ऑफ विच देयर आर सेवरल वैरायटीज़। कहता है कि स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, एक तरह की नहीं है, कई तरह की मशीनें मौजूद हैं। They differ from optical and electron microscope in that neither light nor electrons are used to form the image। ठीक है। ये उन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ना तो इसके अंदर लाइट यूज़ होगी और ना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी यूज़ होगी, बल्कि इसमें क्या होता है, रादर द माइक्रोस्कोप जनरेट्स ए टोपोग्राफिकल इमेज, बल्कि ये एक टोपोग्राफिकल इमेज बनाएगी, सरफेस इमेज बनाएगी on an atomic scale, that is representation of the surface feature and characteristics of the specimen being examined। अच्छा, ये टोपोग्राफिक मैप बनाएगा। ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये चलेगी वंडरवाल फोर्सेस के ऊपर, यानी एक स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन के नैनोमीटर्स के फासले पे इसकी कोई प्रॉब होगी, प्रॉब यूज़ करेगी, तो इसकी जो प्रॉब है वो सैंपल की सरफेस के तकरीबन ऊपर होगी। कितना दूर होगी, कुछ नैनोमीटर्स के फासले पे, और जब नैनोमीटर्स के फासले पे उसमें एटॉमिक अट्रैक्शंस होंगी और वो वंडरवाल फोर्सेस होंगी, तो ये वंडरवाल फोर्सेस के ऊपर चलेंगे। तो एक प्रॉब जो है वो सैंपल के ऊपर स्कैन हो जाएगी, स्कैन करती जाएगी, और जैसे वो स्कैन करती जाएगी उसके अंदर जो एटॉमिक फोर्सेस हैं वो डिफरेंट होंगी, उन्हीं एटॉमिक फोर्सेस की हेल्प से इमेज बनेगा। Some of the features that differentiate the SPM scanning probe microscopy from other microscopic techniques are as follows। बाकियों में और इसमें क्या फ़र्क है। कहता है examination on the nanometer scale is possible and magnification as high as 10⁻⁹ are possible। ठीक है जी। अब वो कहता है, अब ये एक बड़ा फ़र्क तो ये है कि उसकी जो मैग्नीफिकेशन है 10⁻⁹ पर है। ठीक है। जबकि उसमें 10,100,000 है और इसके अंदर 10⁻⁹ है। 10,100,000 का मतलब ये है कि 10⁻⁶ और वो 10⁻⁶ थी और ये 10⁻⁹, यानी 1000 गुना उससे भी ज़्यादा है। और दूसरा क्या था कि ये नैनोमीटर स्केल के अंदर, वो माइक्रोमीटर स्केल में जाएगा। 10⁻⁶ माइक्रोमीटर में, आपकी जो टेम है, आपकी जो सेम है, वो माइक्रोमीटर स्केल में जाएगी, लेकिन ये माइक्रोस्कोपी नैनोमीटर में जाएगी, 10⁻⁹ में जाएगी। मैग्नीफिकेशन मच बेटर रेजोल्यूशन आर अटेन्ड दैन अदर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। रेजोल्यूशन भी बेहतर होगी, मैग्नीफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। नैनोमीटर लेवल के ऊपर आप आ गए, एटॉमिक लेवल के ऊपर आप आ गए, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं। 3 dimensional magnified images are generated
दैट प्रोवाइड टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द फीचर्स एंड इंटरेस्ट। इसमें 3 डिमेंशनल इमेजेस हैं। 3 डिमेंशनल इमेज का मतलब है कि आप उसकी हाइट भी ले सकते हो, आप उसकी थिकनेस भी ले सकते हो, आप लेंथ भी ले रहे हो, आप विड्थ भी ले रहे हो, आप थिकनेस भी ले रहे हो। यानी आप SPM की हेल्प से एक सैम्पल है, अगर आपने कोई नैनो शीट बनाई है तो उस नैनो शीट की आप थिकनेस भी ले सकते हैं, उस नैनो शीट की आप विड्थ भी ले सकते हैं, लेंथ भी ले सकते हैं। तो ये आपको 3 डिमेंशनल इमेज देगा। जिस तरह आपकी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है वो भी 3 डिमेंशनल इमेज देती है, तो आपकी जो SPM है वो भी 3 डिमेंशनल इमेज देगी। Some SPMs may be operated in a variety of environment, वैक्यूम, एयर और लिक्विड। ठीक है, अब देखें, अब इसमें ये कुछ सैम्पल्स ऐसे होते हैं जो वैक्यूम में हमें इमेज लेना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जो एयर में लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिक्विड के अंदर लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें हर तरह का जो सैम्पल है वो स्कैन हो सकता है, वैक्यूम में भी स्कैन हो सकता है, एयर के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी हो सकते हैं। दस अ पर्टिकुलर स्पेसिमेन मे बी एग्जामिन्ड इन मोस्ट सूटेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक स्पेसिमेन लेके उसके लिए एक ख़ास इन्वायरमेंट देखते हैं जहाँ पर उसका जो है वो बेटर उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ जाए। तो वैक्यूम में भी हो सकती हैं, लिक्विड के अंदर भी हो सकती हैं और एयर के अंदर भी हो सकती हैं। तो तीनों के लिए SPM जो है वो वर्क करती है। स्कैनिंग प्रॉब माइक्रोस्कोप एम्प्लॉय ए टाइनी प्रॉब विद वेरी शार्प टिप। इसकी एक टाइनी प्रॉब होगी और उसके ऊपर एक बहुत शार्प टिप होगी, दैट इज़ ब्रॉड इन टू वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दैट इज़ टू विद इन ऑन द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। यानी जो प्रॉब टिप होगी वो भी नैनोमीटर्स में होगी और सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो भी नैनोमीटर का होगा। यानी एक टिप है, इसकी स्कैनिंग प्रॉब है, उस प्रॉब की जो टिप है वो नैनोमीटर साइज़ की होगी और सरफेस से उसका जो फासला रखा जाएगा वो भी नैनोमीटर्स का ही रखा जाएगा। दिस प्रॉब इज़ दैन रास्टर स्कैन, और उसका रास्टर स्कैन किया जाता है, सरफेस स्कैन किया जाता है अक्रॉस द प्लेन ऑफ द सरफेस। सरफेस के प्लेन के साथ उसका रास्टर स्कैन किया जाता है। ड्यूरिंग स्कैनिंग द प्रॉब एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शंस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन in response to electronic or other interactions between the probe and specimen। आप यूँ समझें कि ये सैंपल सरफेस है और इस तरह की, ये देखें, ये इसकी टिप है, इस तरह की टिप होगी और ये जो टिप है ये मूव करेगी इस तरह, रास्टर स्कैन होगी, इस तरह भी मूव करेगी, इस तरह भी मूव करेगी। ये सैंपल है, ये सैंपल है, इस सैंपल के ऊपर ये जो टिप है ये रास्टर स्कैन करेगी और इसके अंदर ये देखिए, अगर ये सरफेस ऊंची नीची है तो इसकी टिप जो है वो ऊपर भी जो है मूव करेगी और नीचे भी मूव करेगी, एक दाएं बाएं भी मूव कर रही है और टिप ऊपर नीचे भी मूव करेगी। ये डिपेंड करेगी इंटरेक्शंस के ऊपर, और वो जो इंटरेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं, यानी वंडर वॉल फोर्सेस हो सकती हैं। द इन सरफेस प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन मोशन, इन सरफेस प्लेन मोशन भी होगी, यानी इस सरफेस के साथ भी मूव करेगी, और आउट ऑफ प्लेन ऊपर नीचे मूवमेंट भी होगी। ये जो टिप है, या इसको हम कैंटिलीवर कह दें, तो ये जो कैंटिलीवर है इसकी मोशन ऊपर नीचे या इन सरफेस या आउट ऑफ प्लेन भी हो सकती है। ऑफ द प्रोब आर कंट्रोल्ड बाय पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक्स। ठीक है, ये इसकी कंट्रोल करने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक कंपोनेंट्स होते हैं जो इनकी मोशन को कंट्रोल करते हैं, that have nanometer resolutions. Furthermore, these probe movements are monitored electronically and transferred to and stored in a computer, which then generates the three-dimensional surface image। 3D इसका image produce होता है। These new SPMs, which allow examination of the surface of the material at the atomic and molecular level, have provided a wealth of information about a host of the materials from integrated circuit chip to a biological molecules। तो ये जो SPMs हैं ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर सरफेस की एग्जामिनेशंस करती हैं। Indeed, the evidence of SPMs have helped the user in the era of nanomaterial। असल में नैनो मटीरियल्स के एरा के अंदर
जो एक यूज़र को या रिसर्चर को लेके आई है जो चीज़, वो है SPM नैनो लेवल्स के ऊपर हमें स्ट्रक्चर को दिखा सकती है। Materials whose properties are designed by engineering atomic and molecular structures। तो ये नैनो मटीरियल्स की बात हो रही है कि नैनो मटीरियल जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिज़ाइन हुई हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स लेवल्स पे, नैनोमीटर लेवल्स के ऊपर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिज़ाइन हुई हैं। यहाँ पर कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन हैं, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे देखें कि एक मैक्रो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, इसमें पोरोसिटी हो सकती हैं, वॉइड्स हो सकती हैं, क्रैक्स होती हैं। ये इस रीजन में आएंगे 10⁻⁶ to 10⁻8 के तकरीबन। यहाँ पे ये अगर आप ये नीचे स्केल देखें तो नीचे स्केल जो है वो नैनोमीटर्स में दिया हुआ है, ऊपर जो स्केल है वो मीटर्स में दिया हुआ है। तो अगर मीटर के स्केल में देखें तो ये यहाँ कहीं ये देखें कहीं सेंटीमीटर्स के रेंज में आएंगे जो मैक्रो स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स लेके ये देखें 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8 तक ग्रेन का स्केल है। और सेकंड फेज़ पार्टिकल्स हैं वो 10⁻⁻4 से लेके 10⁻⁻8 तक हैं। और डिसलोकेशंस हैं उनकी वेट जो है वो इस रेंज में आ रही है, 10⁻⁻8 की रेंज में कहीं आ रही है। यूनिट सेल एच लेंथ जो है वो 10⁻9 और 8 के दरमियान है। और इसके बाद एटम्स का जो आयंस का डायमीटर है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, 10⁻⁻9 से लेकर -11 तक है तकरीबन। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से 10⁻⁻11 से लेकर नेक्स्ट होंगे। और ये दिया हुआ है रेजोल्यूशन रेंज दी हुई है। नेक डाई ये नीचे नैनोमीटर्स के अंदर है और ऊपर जो है वो मीटर्स में दी हुई है। नेक्ड आई जो है वो उसकी जो रेंज है वो होगी तकरीबन 10⁻⁴ नैनोमीटर से लेके नेक्स्ट। फिर इसी तरह ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रेंज दी हुई है, यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंज दी हुई है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दी हुई है। और स्कैनिंग प्रोब देखें, स्कैनिंग प्रोब कहीं जाके 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻11 के दरमियान यहाँ कहीं फॉल करती है। और टैम की भी रेंज अच्छी है। टैम की जो रेंज है वो 10⁻⁻10 यानी एंस्ट्रम तक तो टैम भी जा रही है। ठीक है, आपकी जो सेम है, सेम को आप देख लें 10⁻, ये भी काफ़ी क्लोज है, 9 तक जा रही है, लेकिन यहाँ तक इसका बेटर रिजल्ट है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल ही पीछे रह गई है और नेक डाई तो बहुत ही पीछे 10⁻⁻4 तक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।